नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, पिछला वीडियो आपने देखा और आपने उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। और कल के वीडियो वर्ण विचार से आज हम पार्ट 1 से पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। कल तक हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, देवनागरी लिपि में वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला के दो भाग स्वर और व्यंजन किस प्रकार से कितने कितने संख्या में होते हैं। और उसके बाद थोड़ी हमने उनके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण भी देखा था कि किस वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, अवर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श ऊष्म अंतस्थ संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से कहे जाते हैं या उनका निर्माण कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद के बारे में और इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी जो शायद अब तक हमारे दिमाग में नहीं थी, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं स्वरों के भेद। अब यहाँ दोस्तों स्वरों के भेद से तात्पर्य है कि जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो उच्चारण समय, उच्चारण स्थान, होठों की आकृति और जिह्वा की स्थिति के साथ मुखाकृति के आधार पर हम स्वरों के अलग अलग भेद करते हैं। तो लगभग ये 5 प्रकार के भेद हैं और कंपटीशन के एग्जाम में इनमें से प्रश्न निश्चित तौर पे बनता है। और ये है तो बहुत इजी, लेकिन परीक्षा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को मैं आपको बिल्कुल इस प्रकार से समझाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। तो देखिए, सबसे पहला स्वर का भेद उच्चारण समय के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखो, समय से तात्पर्य है मात्रा, अर्थात उच्चारण करने में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर समय जिसमें कम लगता है वो है ह्रस्व स्वर। यानी कि 4 जो मूल स्वर हैं ए, ई, उ और री, ये चारों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बाकी बचे 7 स्वर दीर्घ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि छंद शास्त्र में इनकी मात्राओं का निर्धारण किया जाता है। तो ह्रस्व स्वर की मात्रा 1 लगाई जाती है और दीर्घ स्वर की मात्रा 2 लगाई जाती है, जिसको इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही इस खड़ी पाई को लघु और इसको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। यानी लघु और इसको गुरु, यानी कि छंद शास्त्र में हम एक मात्रा जो स्वर की होती है, यानी कि ह्रस्व स्वर की मात्रा 1 मात्रा होती है, तो हम इसको एक मात्रिक भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं होती है, इसलिए इसको द्विमात्रिक भी कहा जाता है। साथ ही इसको हम गुरु कहते हैं और ह्रस्व को हम लघु कहते हैं। ये छंद शास्त्र में कहा जाता है इस प्रकार का। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु बहुत हिंदी के जाने माने विद्वान हैं, जिन्होंने व्याकरण पे बहुत अच्छा कार्य किया था। उन्होंने 2 प्रकार के स्वर माने यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो उन्होंने माना है मूल स्वर। मूल स्वर ये चारों ए, ई, उ और री, ये 4 तो हैं मूल स्वर उनके अनुसार। और दूसरा भेद जो उन्होंने माना है वो माना है संधि स्वर का। क्या माना है? संधि स्वर का। और याद रखिएगा ये संधि स्वर भी उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। संधि स्वर में उन्होंने पहला बताया है दीर्घ स्वर। आप देखिए, दीर्घ स्वर से तात्पर्य यहां पर है कि जैसे ये ए प्लस ए बराबर क्या हो गया? आ, तो उन्होंने इसको दीर्घ मान लिया। ये उन्होंने आ, और अगर हम यहाँ ई प्लस ई करते हैं तो ये बड़ा ई, तो ये छोटा और ये बड़ा मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा। तो ये क्या हो गया?
दीर्घ स्वर। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा जो भेद माना है वो माना है संध्याक्षर। संध्याक्षर यानी कि संधि के बाद जिन स्वरों का निर्माण होता है वे संध्याक्षर या संयुक्त स्वर माने जाते हैं। संयुक्त स्वर कैसे, जैसे अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, ए धन उ बराबर ओ और आ धन उ बराबर ओ। तो इस प्रकार से ये निर्मित होने वाले स्वर क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो कामता प्रसाद गुरु ने मूल स्वर और संधि स्वर दो स्वर माने हैं और मूल स्वर में 4 स्वर है, जबकि संधि स्वर में इनके 2 भेद करके दीर्घ स्वर और संध्याक्षर यानी संयुक्त स्वर भी उन्होंने स्वीकार किए हैं। तो ये उच्चारण समय के आधार पर 2 प्रकार यह हैं। एक और होता है संस्कृत में प्लुत स्वर, हमारे हिंदी में वो नहीं होता, उसमें मात्रा उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। जैसे हम ओम की ध्वनि बोलते हैं तब वो प्लुत स्वर की गणना की जाती है। आइए आगे देखते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी कि होठों की आकृति के आधार पर। यहाँ पर देखिए अवृत्ताकार और वृत्ताकार, इसका तो आप इन स्वरों को बोलकर देखें और पता लगाएं अपने आप की आपके होठ किस आकृति के हो रहे हैं। यदि वृत्त के आकार में नहीं गोलाकार आकृति में हो रहे हैं तो वृत्ताकार है और नहीं हो रहे तो अवृत्ताकार है। उच्चारण करके देख ले, जैसे उ ओ और औ। जब भी हम ये चारों स्वर बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है यानी कि हमारे जो होठ है वो उनकी आकृति गोल हो जाती है, इसलिए ये 4 वृत्ताकार है और बाकी स्वर अवृत्ताकार है क्योंकि इनमें हमारा होठ गोल नहीं होता। आप इनको बोल के देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। आगे देखिए उच्चारण स्थान। देखो उच्चारण स्थान यहाँ पर बात हुई है कि नाक से बोले जाते हैं या नाक के साथ मुंह से भी बोले जाते हैं। जब ध्वनि नाक के साथ, नाक से हवा, जब हवा जो है वो मुख और नाक दोनों के साथ निकलती है तो वो कहलाता है अनुनासिक या सानुनासिक स्वर, और जब केवल मुख से निकलती है तो वो कहलाता है निरअनुनासिक। इसको प्रदर्शित करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी अनुनासिक स्वर वो होंगे जिनके ऊपर क्या लगी होगी, चंद्र बिंदु। और कई बार ध्यान रखना कि जैसे पहले से ही अगर कोई मात्रा है तो वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनुनासिक स्वर माना जाएगा। अभी मैं आपको अनुनासिक और अनुस्वार में मूल रूप में क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुनासिक का उच्चारण जब भी किया जाता है तो हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, जबकि निरअनुनासिक का प्रयोग जब भी हम बोलते हैं तो वायु केवल और केवल मुख से ही निकलती है। आगे देखो जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर, यहां ध्यान रखना है ओष्ठाकृति के आधार पर था और ये मुखाकृति के आधार पर है। ये मुख की आकृति कैसी हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल होठ के आधार पे था, केवल होठ के आधार पर, और ये पूरे मुख की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर। अब देखिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अब यहां देखो जब भी हम स्वर को बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो ठहराव है वो किस स्थान पर है। अब इस आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। यानी कि जब जीभ बिल्कुल आगे की ओर होती है दांत के पास तो वो अग्रभाग है, और जब जीभ बिल्कुल बीच में होती है तो वो मध्य भाग है, और जब जीभ बिल्कुल पीछे होती है तो वो पश्चिम भाग है। और इनके लिए हमको इनका उच्चारण करना पड़ेगा। और दोस्तों जब तक हम इनका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता भी नहीं लग पाएगा कि हमारी जीभ जो है वो किस जगह ठहरी हुई है। तो सही उच्चारण करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले अग्र स्वर, आगे वाले स्वर। अब यहाँ आप बिल्कुल उच्चारण स्वयं करके देखें, जैसे मैं बोलता हूं ए, अब इस समय बोलिए आप ए,
और महसूस, आप देखिए अपने आप को चेक कीजिए कि जीभ किस जगह पर है। जब भी मैंने बोला तो ना जीभ आगे है और ना ही पीछे, तो कहाँ है जीभ मेरी? बीच में। जीभ बीच में है तो यानी कि मध्य स्वर है, ये मध्य स्वर हो गया ए। अब देखिए ई बोलिए, ई बड़ी ई, ए और आई बोल के देखिए, और आपकी जीभ देखिए आपके दांतों के पास में टच करेगी, ठीक है ना। जीभ ई, ए और आई बोल के देखिए, आपकी जीभ जो है वो थोड़ी आगे की तरफ होगी, तो ये अग्र स्वर हो गए ई, ए और आई। अब देखिए बचे स्वर, जैसे उच्चारण करेंगे हम आ, उ, ओ और औ, तो आपको पता लगेगा, महसूस करें आप अपने आप में कि आपकी जो जीभ है वो पीछे की तरफ है। तो इस प्रकार जिह्वा की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते हैं। आगे देखिए मुखाकृति के आधार पर, ये मुख्य आकृति के स्थिति, ये देखिए विवृत, विवृत का मतलब खुला हुआ मुंह, और ये है आ, जैसे बोल के देखेंगे आ तो मुंह खुला हुआ है। उसके बाद देखिए अर्ध विवृत, यानी विवृत से आधा खुला हुआ, आधा विवृत है। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे हम संवृत। विवृत का मतलब खुला हुआ, संवृत का मतलब थोड़ा सा बंद, यानी कि कम, ऐसे बिल्कुल कम खुलता है। और ये भी हम उच्चारण करके देखेंगे तो आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे बोले आ तो मुंह ज्यादा खुल गया तो ये विवृत हो गया। अब बोलेंगे ए और आई और औ, यहां ध्यान रखना कि ए, आई, ओ और औ दोनों में अंतर है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जब इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन अर्ध विवृत है और कौन अर्ध संवृत। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि विवृत क्या चीज होती है और संवृत क्या होता है। विवृत का मतलब खुला हुआ मुंह, अर्थात आ बोल के देखेंगे आ। उसके बाद देखो आप संवृत, यानी कि जिसमें मुंह बंद होता है, ई, उ और उ, यानी वृत्ताकार है ई, उ और उ, इसमें मुंह हमारे क्या होता है? थोड़ा बंद होता है। उसके बाद विवृत का अर्ध विवृत, यानी उससे थोड़ा सा आधा खुला हुआ, उच्चारण करके देखेंगे ए, आई और औ, आई और औ, यानी कि जो दीर्घ मात्रिक है जिसमें डबल मात्राएं हैं ऊपर, वो अर्ध विवृत कहलाएगा। जिसमें दो मात्राएं हैं वो अर्ध विवृत कहलाएगा, और जबकि जिसमें एक मात्रा है वो अर्ध संवृत कहलाएगा। दो मात्राएं विवृत होता है और दो मात्राएं अर्ध संवृत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कभी प्रश्न पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम इसका आंसर दें। तो इनको एक बार अच्छे से आप देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अब देखिए आप अंतर क्या है अनुनासिक और अनुस्वार में, क्या अंतर है। दोस्तों इससे पहले आपने देखा कि मैंने आपको स्वर के अंदर बताया था कि 11 स्वर के बाद में एक अं और एक अह, अंग और अह, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? अयोग वाह, यानी कि इनका योग नहीं होता है फिर भी ये साथ ही रहते हैं। इनको हमने न तो स्वर कहा है और न ही इनकी गणना हमने व्यंजनों में की है, परंतु ये पृथक ध्वनि है, इसलिए अंग पृथक ध्वनि मानी जाती है। यानी अनुस्वार को हम ध्वनि मानते हैं लेकिन अनुनासिक पृथक ध्वनि नहीं मानी जाता। इसके बाद देखिए कि अनुनासिक का उच्चारण नाक प्लस मुंह से होता है लेकिन उच्चारण लघु होता है। नाक और मुंह से दोनों से उच्चारित होता है ये, पर उच्चारण इसका लघु है। जबकि अनुस्वार स्वर के बाद में आता है, इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद में बोला जाता है ये, स्वर के बाद में, और स्वर भी व्यंजन के बाद में ही बोला जाता है, अर्थात उसमें मिला हुआ होता है, स्वर भी मिला हुआ होता है। और इसके बाद में हम क्या लगाते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब मैंने यहां कंगन लिखा, अब मैं इसको अगर खोलूंगा
क प्लस ए प्लस अनुस्वार लगाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ग प्लस ए प्लस न प्लस ए। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से करना। तो स्वर के बाद में आता ही यानी कि पीछे पीछे चलता है, अनुगमन करता है स्वर का, इसीलिए इसको हम अनुस्वार कहते हैं। अब ये जो दोस्तों अनुस्वार है इसको दीर्घ माना जाता है क्योंकि इसका उच्चारण थोड़ा गहरा होता है और नाक से होता है, और अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि है। अब पृथक ध्वनि होने के कारण इसकी मात्रा की गणना की जाती, इसीलिए छंद शास्त्र में जब भी कोई वर्ण उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होता है तो उसको हमेशा दीर्घ मात्रिक मानकर दो मात्रा यानी कि एस अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है, जो किसका निशान है, गुरु का, ये साइन है गुरु का। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर अनुस्वार को हम अलग ध्वनि नहीं मानते, जैसे कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है अनुनासिक का, क्योंकि चंद्र बिंदु हमेशा एक मात्रिक ही मानी जाती है छंद शास्त्र में, लेकिन अनुस्वार द्विमात्रिक यानी कि गुरु माना जाता है। कारण क्योंकि अपने आप में अनुस्वार एक ध्वनि होती है, तो एक ध्वनि खुद और एक इसके साथ स्वर मिलने पर ये दो मात्राएं होती है और हमें इसे इस प्रकार से व्यक्त करना पड़ता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि अनुनासिक विशेषण है, जबकि अनुस्वार क्या है, संज्ञा मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अनुस्वार हमेशा, ये प्रश्न आज तक तो बना नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है प्रश्न कि अनुस्वार क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रत्यय है या उपसर्ग है। इस प्रकार का वो एक क्वेश्चन बना सकता है। तो याद रखिएगा, अनुस्वार संज्ञा है और अनुनासिक विशेषण है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक घर रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इनके उच्चारण स्थल के बारे में जानकारी दूंगा कि वर्णों का उच्चारण स्थल किस प्रकार से होता है, उसमें प्रत्येक स्वर और व्यंजन दोनों का ही उच्चारण स्थल मैं आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।